अरे हद हो गई, इस उम्र में यही कारनामा करना बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए नवीन जोर जोर से चिल्ला रहा था। प्रिय दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो नवीन इतना भड़क रहा था। दरअसल सुमन जी और चंद्र प्रकाश जी, जो कि नवीन के माता पिता है, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही नवीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नवीन और गरिमा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। जब नवीन अपनी पत्नी गरिमा को ये खबर दी तो क्रोध के कारण नवीन का शरीर कांप रहा था। लेकिन गरिमा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसमें नाराज होने वाली क्या बात है, पर अपने पति के गुस्से के सामने वो कुछ बोल नहीं सकी। गरिमा चुपचाप नवीन की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था कि इस सब में उनके समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। गरिमा का पति नवीन अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी गरिमा की ननंद शीतल है। गरिमा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की भी उम्र ज्यादा नहीं थी। गरिमा अब तक ये समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वो उनसे पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब वो इस घर में शादी करके आई थी उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। गरिमा भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। चंद्र प्रकाश जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब वो अपने बच्चों को बुलाते थे तो वो डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा डांट डपट कर बात करते थे, लेकिन दिल के बेहद नरम थे। वो एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। गरिमा के आने के बाद उनका उनके साथ इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा अपनी बेटी कहकर बुलाते थे। आज चंद्र प्रकाश जी के बुलाने पर भी नवीन और शीतल दोनों में से कोई नहीं आया तो गरिमा खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिताजी और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद भी उनकी बात तक सुनने नहीं आ रहे। आम दिनों में तो गरिमा अपनी सासू माँ और ननंद शीतल के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी और नवीन के ऑफिस के आने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर खाना खाते और बातें करते। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब गरिमा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया था, क्या आप भूल गए हैं? गरिमा की बात सुनकर नवीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। गरिमा हैरान थी कि यदि वो नवीन की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी की आवाज आई, बेटा नवीन। परंतु नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो फेसबुक पर व्यस्त था। गरिमा ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा तो चंद्र प्रकाश जी बोले, नहीं बेटा, अभी नहीं, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वो चले गए। शीतल को छोड़कर बाकी के सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। गरिमा ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। हॉल में चंद्र प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने नवीन बैठा था और गरिमा उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई।
एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वो पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर गरिमा को भी रोना आ रहा था। तभी नवीन ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको? जल्दी कहिए, मुझे काम है। नवीन ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। चंद्र प्रकाश जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। नवीन गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको कह ही क्या सकते हैं पिताजी, आपने कुछ कहने लायक ही छोड़ा कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब लोगों के सामने हम किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। अपने पति की बातें सुनकर गरिमा कभी उसकी ओर तो कभी अपने सास ससुर की ओर देखती, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी चंद्र प्रकाश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आती है? तभी नवीन ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र है, शीतल की सहेलियां हैं, गरिमा के मायके वाले, वे सब लोग क्या कहेंगे? सोचकर ही शर्म के कारण मेरा सर झुका जा रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख सुमन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गरिमा ने झट से उन्हें गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु नवीन बोलता गया, ये सब कारनामा करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊंगा और आप अपने तरीके से। शीतल क्या करेगी वो खुद जाने। चंद्र प्रकाश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और सुमन जी की आंखों की आंसू की धारा रुक नहीं रही थी। तभी चंद्र प्रकाश जी बोले, मतलब ये है कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? नवीन सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी चंद्र प्रकाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, पहले ये आप बहुत जगह हंसाई कर चुके हैं। ये कहकर नवीन अपने कमरे में वापस चला गया। उधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। उसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में और पहले जैसी रौनक नहीं थी। नवीन और शीतल दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ रहा था तो वो केवल उनकी बहू गरिमा ही थी, जो उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती, उनके हाल चाल पूछती, अपनी सास के बालों में तेल लगाती। परंतु गरिमा ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ अब पहले जैसी नहीं रही। गरिमा और चंद्र प्रकाश जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाते। परंतु नवीन को ये कतई पसंद नहीं था कि गरिमा उसके माता पिता के लिए कुछ भी करे, इसलिए उसके रहते हुए वो चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीतते बीतते 7 महीने हो चुके। एक दिन अचानक सुमन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियां होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया कि चल फिर भी नहीं सकती थी। चंद्र प्रकाश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वो बिना थके उनकी सेवा करने में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी के पैर दबाते तो कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर गरिमा आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद नवीन और उसकी बहन शीतल का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। एक दिन गरिमा के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। गरिमा ने बड़ी हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गरिमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया?
अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उसका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, उसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही तो मुझे हमेशा समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी जरूरत है, तो मैं उनके साथ ही खड़ी रहूंगी। इतना कहकर गरिमा ने माँ की कोई बात सुने बिना फोन रख दिया। अक्सर आज पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने गरिमा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास के पाँव भारी है? तभी गरिमा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, जी आंटी जी, आपने बिल्कुल सही सुना। इस उम्र में ये सब कारनामा? वो पड़ोस वाली आंटी कहते हुए हंसने लगी तो गरिमा ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली हुई ना। ऐसा कहते हुए गरिमा जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उसके पास खड़ी एक औरत ने भी कहा, यह दिन देखना ही बाकी रह गया था। गरिमा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आया, परंतु किसी बात का जवाब ना देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो गरिमा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सभी को अच्छे लगेंगे, खासतौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति नवीन के फेवरेट है। आज गरिमा ठान चुकी थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर खाना परोसेगी। आज नवीन और शीतल को भी शक्ति दिखाकर उन्हें उनके माता पिता के पास बैठाएगी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई कि अचानक चंद्र प्रकाश जी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में आना तो सही एक बार, लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए गरिमा डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कहरा रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे गरिमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसका कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं, आप बस भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी नवीन को फोन करो, वो ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा, चंद्र प्रकाश जी ने गरिमा से कहा। तो गरिमा ने तुरंत मोबाइल उठाकर नवीन को फोन लगाया। बेल जाती रही परंतु नवीन ने फोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर गरिमा ने शीतल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शीतल जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ गई है। ये बात सुनकर शीतल बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु गरिमा हड़बड़ाहट में कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारे भैया को फोन किया तो उठा नहीं रहे। ये सुनते ही शीतल अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और गरिमा को देखते ही बोले, नवीन ने क्या कहा बिटिया, क्या वो आ रहा है? नहीं पिताजी, वो फोन नहीं उठा रहे। तभी चंद्र प्रकाश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हो पिताजी? गरिमा ने पूछा तो वो बोले, ऑटो वाले को बुलाने जा रहा हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। शीतल माँ का ख्याल रखने लगी। गरिमा ने देखा उसकी सासू माँ जोर जोर से कांप रही थी। पास में बैठी शीतल रोने लगी। गरिमा ने उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा तो उसने उसे तुरंत गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी ये हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की हालत की जिम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वो मुझे माफ कर देगी? बताओ ना, वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी ना? तभी गरिमा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वो माँ को जल्दी से स्वस्थ कर दे। इस समय सुमन जी ने शीतल को अपने पास बुलाया। शीतल एक छोटे बच्चे की तरह उनके पास अपना सर रखकर रोने लगी। सुमन जी इस हालत में भी
उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाया। उधर गरिमा अपने पति को फिर से फोन लगाने लगी, परंतु फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तभी गरिमा का ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया और अपनी माँ से कहा, माँ भैया कहाँ है? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है, आप भैया को उनके कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर के लिए बाहर गया है। गरिमा की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। वो तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी शीतल बोली, भाभी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में चंद्र प्रकाश जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या नवीन वापस आ गया? ये सुनते ही गरिमा ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही है। गरिमा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ, तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर जाओ। सब लोग जैसे तैसे सुमन जी को ऑटो तक लेकर गए। चंद्र प्रकाश जी ऑटो ड्राइवर के पास बैठे थे और वो तीनों ऑटो में पीछे बैठी थी। चंद्र प्रकाश जी बार बार मुड़ मुड़कर सुमन जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज न जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती किया गया। गरिमा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। शीतल अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी सुमन जी को ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया जाएगा तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर चंद्र प्रकाश जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठे के बैठे रह गए। तभी गरिमा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी चंद्र प्रकाश जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालत क्रिटिकल है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चंद्र प्रकाश जी चुपचाप ये बातें सुनते रहे। गरिमा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकता पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी रख लिए थे जो यहाँ काम आ गए। ये देखकर चंद्र प्रकाश जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तुम्हारा मुझ पर इतना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी गरिमा बोली, पिताजी आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मेरा कर्जदार कहकर मुझे बेगाना भी कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर चंद्र प्रकाश जी की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद उसके गालों पर लुढ़क आई। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। नवीन को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वो अभी तक फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। गरिमा और शीतल दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी चंद्र प्रकाश जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी कैसी है? ये बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। चंद्र प्रकाश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले, कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। चंद्र प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, कपकपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गए। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गरिमा उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। गरिमा ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने गरिमा के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया और गरिमा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और शीतल से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी शीतल ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। चंद्र प्रकाश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए, उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। ये देखकर गरिमा और शीतल भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई, लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद सो गया था।
शाम के वक्त जब नवीन घर पहुंचा तो देखा कि घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने डर से कांप उठा। फोन को चार्जिंग पे लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान था कि गरिमा की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर पूछने लगा, उसी समय उसके पिता चंद्र प्रकाश जी का फोन आया। नवीन, जो अभी तक अपने पिताजी से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप सब? माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी है। तुम उन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। नवीन ने जल्दबाजी में माँ पिता की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत सारे कागज पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज जमीन पर गिर गए। तभी नवीन की नज़र एक कागज पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ के डायरी का एक पन्ना था। नवीन ने उत्सुकतावश उस कागज को उठाया। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर नवीन की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह थी। न जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीने पहले ही पति की भी मृत्यु हो गई और आज वो खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वो आखिरी शब्द, मालकिन आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आज बस एक और एहसान कर दीजिए। अपना बच्चा नवीन मैं आपके हवाले कर रही हूँ, इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करेगा। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम आपके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे और उसे ये पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज को पढ़कर नवीन पसीने से तरबतर हो गया और धम से जमीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनाता आया था, दरअसल वो दोनों मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया मुझे। ये सोच सोचकर नवीन की जैसे जान ही निकल दी जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालात और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी थी और क्या देखता है कि चंद्र प्रकाश जी बौखलाए हुए थे। नवीन को देखते ही उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। अपने पिताजी के आंसू पहुंचे। उसी समय नवीन ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और तब कंपकंपाती आवाज में उसने नर्स से पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है ना? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। उन्हें ब्लड चढ़ाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक भी खत्म हो चुका है। इस पर नवीन बोला, तो फिर परेशानी क्या है? मेरा भी तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतजाम कीजिए। जब नवीन ब्लड डोनेट करने के लिए कैबिन से बाहर आया तो गरिमा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी गरिमा ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? उसने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी निगाहों से निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद सुमन जी से मिलने की इजाजत मिली तो गरिमा और नवीन माँ से मिलने के लिए गए तो बच्चा नवीन के हाथों में था। नवीन को देखते ही सुमन जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आए, लेकिन नवीन अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए। सुमन जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ लड़के रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से नवीन और गरिमा को अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और नवीन से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है,
तुम्हारा गुस्सा मुझ पर जायज है, लेकिन ये मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है, इसकी कभी अपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की ये बात सुनकर नवीन का सीना कांप उठा। गरिमा, माँ ये क्या कह रही है? वो हमें छोड़कर कहाँ जाएगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ये आपका नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेगी, समझिए आप। उधर बाहर कुर्सी पर बैठे चंद्र प्रकाश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और शीतल उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी नवीन पागलों की तरह कैबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर से भागा। चंद्र प्रकाश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वो एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने सुमन जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं रही। नवीन अपनी माँ के पास पर्स पर ही घुटने पर बैठ गया, अपनी माँ के दोनों पैरों को हाथ में पकड़कर चूमने लगा और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। प्रिय दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में सुमन जी मौत से जरूर हार गई, लेकिन उसका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।